हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर एक मिनट के अंदर आपको यह समझना हो कि क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकता है तो जरा ये सोचिए। एक दवा बनाई गई जिसे लेने के बाद आदमी गायब हो गया। अब वो आदमी दोबारा दिखाई दे सके इसके लिए दूसरी दवा बनानी पड़ेगी। अब एक फॉर्मूला फेल होगा, फिर दूसरा टेस्ट होगा और एक एक करके चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उस दूसरी दवा का फॉर्मूला बहुत तेजी से ढूंढ सकता है। अब ये कहानी काल्पनिक हो सकती है लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सच है। क्वांटम कंप्यूटर हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों का इलाज ढूंढने में मदद कर सकते हैं और ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस बनाने में भी मदद कर सकते हैं जो पूरी धरती से मनुष्यों का कुछ ही दिनों के अंदर सफाया कर दे। मान लो 2020 के कोविड जैसा दोबारा एक वायरस का अटैक हो जाता है। अब एक नॉर्मल कंप्यूटर को उस वायरस के स्ट्रक्चर को समझने में हफ्तों, दिनों, महीनों तक लग सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक क्वांटम कंप्यूटर उस वायरस के हर पॉसिबल स्ट्रक्चर को एक साथ सिमुलेट कर सकता है और अगर एक बार हमें समझ में आ गया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है तो हम उस ताले की चाबी बना सकते हैं, यानी कि वैक्सीन बना सकते हैं। अब नॉर्मल कंप्यूटर एक मॉलिक्यूल बनाता है, उसे वर्चुअली टेस्ट करता है। लाखों मॉलिक्यूल फेल होते हैं और जो पास होते हैं उन्हें आगे की टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब यहीं पर अगर क्वांटम कंप्यूटर होता तो वायरस के स्ट्रक्चर को समझने के साथ साथ वो हजारों, लाखों, करोड़ों ड्रग मॉलिक्यूल्स को एक साथ वर्चुअली टेस्ट कर पाता, यानी कि जिस काम को करने में महीने लगते वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता। अब जरा मटेरियल साइंस पर चलो। आखिर हम जेट इंजन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? मटेरियल साइंस में पिछड़ने के कारण ये क्वांटम कंप्यूटर मटेरियल साइंस को पूरी तरह से बदल के रख देगा। सोचिए कि आप एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी बना रहे हैं जिसकी बैटरी 1000 किलोमीटर तक चले और मात्र चार्ज हो जाए, लेकिन ऐसा तो आज की लिथियम आयन बैटरीज भी नहीं कर सकती। तो ऐसी बैटरी बनाने के लिए कौन सा केमिकल बेस्ट होगा, कौन सा मटेरियल ज्यादा से ज्यादा हीट को टॉलरेट कर पाएगा और कौन से मटेरियल लाइट वेट होते भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे? एक क्वांटम कंप्यूटर इन चीजों को एटॉमिक लेवल पर समझता है और उसके बाद हमें यह बताएगा कि कौन सा मटेरियल किस कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा। लेकिन सब अच्छा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे सामने क्वांटम AGI नाम की एक समस्या भी है जिसे हम क्वांटम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये एक ऐसा AI होगा जो खुद का कोड लिख सकता है। ये AI इमोशंस, लक्ष्य और उद्देश्य तय कर सकता है। अब समस्या यह है कि अगर एक बार ये हो गया तो इसको रोका नहीं जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत खतरनाक चीज है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी बनने के बाद किसी देश के हाथ से निकल जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर देश की रक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान देंगे। अगर हम क्वांटम रेडार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बचेगा जिसको क्वांटम रेडार पकड़ नहीं सकता। अब यहाँ से आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि आने वाले समय में ये मशीन कितनी खास होने वाली है। तो जाहिर सी बात है अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये काम कैसे करती है, मतलब कि इसमें रैम, GPU, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, आखिर ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। देखो, एक क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर के जैसा नहीं होता बल्कि इसमें इस्तेमाल होता है क्यूबिट, यानी कि क्वांटम बिट। तो देखिए, क्यूबिट को बनाने के लिए किसी एटम या लाइट पार्टिकल को बहुत ध्यान से पकड़ा जाता है, फिर उसकी पोजीशन और एनर्जी 0 और 1 को रिप्रेजेंट करेगी और क्योंकि वो एक क्वांटम पार्टिकल है तो वो दोनों को एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने से मेरा क्या मतलब है? देखो, एक क्वांटम पार्टिकल हर पॉसिबिलिटी में मौजूद रहता है, यानी कि वो एक ही समय पर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते, और ऑब्जर्व करते ही वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन उसे किसी एक स्टेट में आने में मजबूर करती है। अब देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये सारी चीजें बड़ी ऊटपटांग लगती हैं सुनने में, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स के नियम क्लासिकल फिजिक्स या मैकेनिक्स से बिल्कुल अलग हैं और यही इसे खास बनाता है। अब इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट के सुपरपोजिशन स्टेट में होने पर किसी प्रॉब्लम के जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सब के सब एक साथ प्रोसेस कर सकता है और उसके बाद ग्रोवर और शोर्स जैसे क्वांटम एल्गोरिदम की मदद से सारे गलत आंसर कैंसिल हो जाएंगे और हमें सही जवाब मिल जाएगा। एक क्वांटम कंप्यूटर आज के जमाने का डॉक्टर स्ट्रेंज है जो सारी संभावनाएं एक साथ देख सकता है। जितने नतीजे हो सकते थे सब देख लिए। कितने नतीजे देखे? 1,40,00,605। और हम कितनी बार जीते? एक बार। देखो, अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है तो ये चीजें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर जितना आसान हो सके मैंने इसे आसान बनाने की कोशिश की है। अब आगे सुनिए। वापस चलते हैं क्यूबिट्स पर। अब इन क्यूबिट्स को बनाकर एक स्पेशली डिजाइंड क्वांटम चिप के अंदर डाला जाता है और ये चिप एक अल्ट्रा कोल्ड रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी रहती है जिसका टेम्परेचर लगभग -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब जरा ये जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर डाटा को समझता कैसे है। देखो, इस समय आपके कंप्यूटर पर या आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है
उसके पीछे 0 और 1 काम कर रहे हैं। यही वो भाषा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या कंप्यूटर वगैरह समझते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर भी कुछ कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। आप एक नॉर्मल कंप्यूटर की मदद से अपनी प्रॉब्लम को क्वांटम कंप्यूटर को डिफाइन करोगे और इसके लिए वो स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्विस्किट, सिर्क या ओशियन। फिर क्वांटम कंप्यूटर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक रिजल्ट देगा, जिसे एक नॉर्मल कंप्यूटर आपके द्वारा समझने वाली भाषा में बदल देगा। ये सारा खेल क्षमता का नहीं, रफ्तार का है। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से काम करने में लगने वाला समय बचता है। जो कैलकुलेशन 100, 200, 500 साल में जाकर खत्म होती, वो कुछ ही घंटों में हमारे हाथ में आ जाएगी, जिससे विज्ञान की तरक्की तेज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे, जब हमें पता है कि ये चीज काम कैसे करेगी और इतने काम की चीज है, तो इसे हम बना क्यों नहीं लेते? मतलब दिक्कत कहां पर है? देखो, क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर थोड़ी सी हीट, मैग्नेटिक फील्ड या वाइब्रेशन आ जाए तो सुपरपोजिशन स्टेट कोलैप्स कर जाती है, और अगर ऐसा होगा तो आपका क्वांटम कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए उन्हें ऑपरेट करने के लिए अल्ट्रा कोल्ड, नो वाइब्रेशन और नो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन वाली जगह चाहिए, जिसे अचीव करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा क्यूबिट की क्वांटम स्टेट बहुत थोड़े समय तक के लिए स्टेबल रहती है, यानी कि हमें कैलकुलेशन करने के लिए बहुत छोटे से समय की विंडो मिलती है। इसके अलावा एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने में करोड़ों रुपया खर्च होंगे और कोई गारंटी नहीं कि वो काम करे। अब जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर भारत कहां खड़ा है, हमें इसकी क्यों जरूरत है और आगे बढ़ने के लिए हमें कितना और क्या क्या सुधार करने चाहिए। देखो, हमारे देश में टीबी, कैंसर, डेंगू जैसी बीमारियां हर साल हजारों नए नए पेशेंट्स लेकर आ रही हैं। हमारे मेडिकल सिस्टम पर प्रेशर रोज बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा आप ये कल्पना कीजिए कि देश के किसी कोने में एक डॉक्टर के पास एक रेयर बीमारी का केस आता है। अब उस रेयर बीमारी के इलाज के लिए हमारे पास 1 लाख कंपाउंड की लिस्ट है। अब अगर एक एक कंपाउंड को टेस्ट करेंगे तो दवा बनाने में कई साल बीत जाएंगे, और अगर ये बीमारी महामारी की तरह फैल गई तो लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर होता तो वो हर कंपाउंड के मॉलिक्यूल को ब्लड सेल के साथ वर्चुअल लेवल पर टेस्ट करके जो रिजल्ट हमें देता, उसके आधार पर दवा सालों में नहीं बल्कि दिनों में तैयार हो जाती। इसके अलावा हमारे देश में हर रीजन का जेनेटिक पैटर्न अलग होता है। मतलब साउथ इंडिया में कोई बीमारी बहुत कॉमन है लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं है। अब क्वांटम कंप्यूटर के सिमुलेशन के जरिए हर रीजन के लिए कस्टमाइज इलाज बनाया जा सकता है। अब अगर ऐसा हो जाए तो जरा सोचे, देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से कितना लोड कम हो जाएगा। आपको जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि अगर हम इस रेस में पीछे रह गए या हार गए तो क्या हो सकता है। मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ। मान लीजिए कि यूएसए और चाइना क्वांटम कोड ब्रेकर बना लेते हैं। अब हमारा डाटा, आधार, बैंक अकाउंट, डिफेंस कुछ भी सेफ नहीं रहेगा। बाकी देश क्वांटम ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वांटम सॉफ्टवेयर और क्वांटम डिवाइस बना रहे होंगे और हम उनके क्लाइंट बनेंगे। जैसे आज भारत में ज्यादातर स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड ओएस और आईओएस पर काम करते हैं, कल को कोई क्वांटम ओएस बना लेगा और जिसका कंट्रोल किसी और देश के पास होगा। और ये तो कुछ भी नहीं, जरा आप ये सोचिए कि एक दिन जब आप सोकर उठते हो तो आपकी सारी व्हाट्सएप चैट पब्लिक हो गई, आपका आधार डाटा डार्क वेब पर बिक रहा है, आपका अकाउंट खाली हो गया और ना ही कोई सिस्टम फेल हुआ और ना ही आपको कोई वार्निंग मिली। आज आप अपने व्हाट्सएप पर बिना डरे मैसेज भेजते हो, बिना घबराए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हो, आपका आधार, पैन, कोविन सब ऑनलाइन है और सिक्योर भी लगता है। लेकिन दुनिया बदल रही है। क्वांटम कंप्यूटर शॉर्टकट से एनक्रिप्शन को तोड़ सकते हैं, वो भी घंटों और दिनों में नहीं बल्कि सेकंड्स में। और भारत के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स क्रिटिकल रिस्क पर हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कम्युनिकेशन, डीआरडीओ के मिसाइल और सैटेलाइट कोड्स, एनटीआरओ रो जैसी इंटेलिजेंस सर्विसेज का सर्विलांस डाटा, ये सारी चीजें अल्ट्रा हाई एनक्रिप्शन पर चलती हैं। लेकिन जब दुश्मन देश के पास क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा तो वो इस एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को सुन सकता है, इसे डिक्रिप्ट कर सकता है और सैबोटाज भी कर सकता है। In a 5 to 10 year time frame, quantum computing will break encryption as we know it today. AI का एग्जांपल देखो, आज चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई और कोपायलट ये सारे के सारे फॉरेन के मॉडल हैं। अगर भारत का AI भारतीयों के डाटा पर ट्रेन नहीं हो पाया तो हम अंग्रेजी सोच में देसी डिसीजंस लेंगे। आज का AI कार है, मतलब पावरफुल है लेकिन धीरे चलता है। लेकिन क्वांटम AI ये एक जेट इंजन है और जिसके पास ये होगा वही फ्यूचर चलाएगा। अगर हमने क्वांटम AI में इन्वेस्ट नहीं किया तो भारत अपना डाटा देगा और दुनिया उसी डाटा से अपना AI बनाकर भारत को सिखाएगी। इसके अलावा भारत के स्पेस को लेकर भी बड़े बड़े सपने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत है। इसरो अब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी कि गगनयान मिशन, मून बेस और इंटरप्लेनेटरी जैसे कॉम्प्लेक्स मिशंस पर आगे बढ़ने जा रहा है। अब यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर वो रोशनी बन सकता है जो स्पेस के अंधकार में इसरो को रास्ता दिखाएगा। अगर भारत अभी इस गेम में आगे नहीं बढ़ा तो एक दिन स्पेस भी किसी और का होगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल डेमोक्रेसी बन चुका है। 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स और 130 करोड़ आधार लिंक्ड आइडेंटिटीज।
चीज, अगर ये सारा डाटा एनक्रिप्ट नहीं रहता तो देश का हर नागरिक हैक होने वाली स्थिति में आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए हर चीज पर खतरे का दरवाजा खुल जाएगा। अगर कल को चाइना ने क्वांटम पावर्ड साइबर वेपन बना लिया तो हमारे मिसाइल मिसफायर हो सकते हैं, हम चाइना को हिट नहीं कर पाएंगे, हमारा सारा रेडार सिस्टम पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा, हमारे सारे सैटेलाइट नेटवर्क सब जैम हो जाएंगे और इस जंग को बिना लड़े ही हम हार जाएंगे। और सबसे बड़ा खतरा है डिजिटल गुलामी का। हर टूल, हर सर्विस, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए हमें लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी और ये सारा काम हमें हमारा डाटा देखने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद के क्वांटम कंप्यूटर तो बनाए नहीं। तो अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ेगी और वो फ्री में तो हमारी मदद करेंगे नहीं। ये एक तरह की डिजिटल गुलामी होगी जिसका पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। अब क्या इन सारी चीजों से बचने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं है, एक रास्ता है जिसे हम कहते हैं क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके लिए भी हमें क्वांटम कंप्यूटर्स ही चाहिए। बिना क्वांटम कंप्यूटर्स के हम इसको भी नहीं बना सकते। अब माना कि ये सारी बातें बहुत ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन कुछ प्रोग्रेस भी हुई है। उदाहरण के लिए भारत ने 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत कर दी है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हम 2031 तक एक क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर लेंगे। अब इस मिशन के लिए 6003 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। ये जरूरी कदम है, लेकिन दुनिया हमसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुकी है। देखो, भारत ने तो 2023 में पैसे एलोकेट करे हैं, लेकिन अमेरिका ने सन 2018 में 1.2 बिलियन डॉलर्स क्वांटम प्रोजेक्ट के लिए अलग निकाल के रख दिए। चाइना हर साल 2.5 बिलियन डॉलर्स अपने क्वांटम प्रोजेक्ट पर खर्च कर रहा है। जर्मनी 2 बिलियन डॉलर, ब्रिटेन 1 बिलियन डॉलर और जापान 270 मिलियन डॉलर हर साल अपने क्वांटम प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के लिए खर्च कर रहा है। देखो, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें सस्टेन फंडिंग मॉडल चाहिए। पीएमओ लेवल पर क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन कंट्रोल बनाए जाने चाहिए। डिफेंस, हेल्थ केयर, स्पेस, सबके क्वांटम प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से बजट एलोकेट होना चाहिए। अभी तो भारत में क्वांटम वर्कफोर्स ढंग से पैदा भी नहीं हुई है। मतलब हमें क्वांटम फील्ड में काम करने के लिए क्वांटम फिजिक्स, लीनियर अलजेब्रा, क्रायो इंजीनियरिंग और क्वांटम कोडिंग जैसे सब्जेक्ट्स को बीटेक और एमटेक के करिकुलम में ऐड करना पड़ेगा। ये सभी चीजें अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी फुल टाइम बीटेक या एमटेक कोर्स क्वांटम टेक को लेकर भारत में या तो ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। ये बात ठीक है कि 2023 में एनपीटीईएल और एआईसीटीई ने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, लेकिन उनकी रीच बहुत कम है। अगर आज ही हम स्कूल लेवल पर क्वांटम लिटरेसी नहीं देंगे तो कल के साइंटिस्ट अमेरिका और चाइना की लैब में जाकर काम करेंगे, भारत के लिए नहीं। अब ये बात भी ठीक है कि भारत में क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर कुछ स्टार्टअप्स भी आए हैं, जैसे QNU लैब, बोसोन क्यू PSI, टेकबिट लैब और QPi AI जैसी स्टार्टअप्स खड़ी हो चुकी है, लेकिन इनके पास हार्डवेयर एक्सेस नहीं है, डीप टेक फंडिंग नहीं है, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा महंगा है और इन कारणों की वजह से इन कंपनीज का स्केल अप करना बहुत मुश्किल है। भारत में क्वांटम स्टार्टअप्स को सिर्फ अवार्ड मत दो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दो, ग्रांट दो, टेस्टिंग के लिए ग्राउंड दो, PSU प्रोक्योरमेंट में 10% का कोटा दो। अगर भारत सरकार उनसे सामान खरीदेगी तो उनके पास पैसा आएगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। अब देखो, सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, बल्कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करना पड़ेगा। जैसे आज से 20 साल पहले हमने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई थी, ठीक ऐसे ही आज के समय हमें एक क्वांटम पॉलिसी की जरूरत है और शुरुआत होगी एजुकेशन सिस्टम से। क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए आपको जीनियस नहीं चाहिए, बस आपको लॉजिकल सोच, कोडिंग और क्यूरियोसिटी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को चाहिए कि वो क्लास 9th के बच्चों को क्वांटम की दुनिया के जादू के बारे में बताएं, ताकि उनका इस फील्ड की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो। IITs, NITs और टॉप इंस्टीट्यूशंस में बीटेक इन क्वांटम इंजीनियरिंग की शुरुआत होनी चाहिए। NPTEL और AICTE इनके कोर्सेज को पूरी तरह से फ्री और सर्टिफिकेशन बेस्ड बना देना चाहिए। हमारे स्कूल्स और कॉलेज में आज भी सिलेबस दूरदर्शन के जमाने का चल रहा है और दुनिया नेटफ्लिक्स से भी आगे जा रही है। हमें सुधार की सख्त जरूरत है। अब ये सारी चीजें बिना R&D के तो आगे नहीं बढ़ने वाली, इसलिए सिर्फ 4-5 बड़े शहरों या सिटीज में R&D के इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, इसलिए पूरे देश को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि हर जोन में कम से कम 4 क्वांटम टेक पार्क बनने ही चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर और PSUs को मिलकर जॉइंट लैब को भी खोलना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटेक्निक और ITI में क्वांटम टेक्नीशियन कोर्स को लॉन्च कर देना चाहिए। जैसे 2010 में कोडिंग एक मास मूवमेंट बन गई थी, इसी तरीके से हमें अपने यूथ को क्वांटम की तरफ मोड़ना पड़ेगा। मतलब देश के हर नागरिक को यह बात समझनी पड़ेगी कि क्वांटम रेडार, क्वांटम नेविगेशन और क्वांटम कम्युनिकेशन ये सारी चीजें कल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनने वाली हैं और इसके लिए हमारी सरकार को DRDO का फुल फ्लैश्ड क्वांटम वारफेयर डिवीजन बनाना ही पड़ेगा। आज के समय भारत के लोग AI, 5G, क्रिप्टो ये सारी चीजें समझने लगे हैं, लेकिन क्वांटम ये आज भी उनके लिए एक फॉरेन वर्ड है। अगर कोई बच्चा कल को क्वांटम फील्ड में जाना भी चाहे तो वो अपने घर वालों को कैसे समझाएगा कि वो क्या करने जा रहा है? और इस सोच में तभी बदलाव आएगा जब अवेयरनेस बढ़ेगी।
भारत के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी एक न्यूक्लियर मूवमेंट की तरह है। या तो हम अगले 10 साल में आगे निकल जाएंगे या अगले 100 सालों तक दुनिया के पीछे पीछे ही चलते रहेंगे। और याद रखिए, हम ना न्यूक्लियर से डर के रुके, ना चांद पर जाने में हिचकिचाए। हम क्वांटम भी जीत लेंगे अगर सब मिलकर साथ आ जाएं। जय हिंद, जय भारत।